माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा मैथ्स फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने सीखा था कि नंबर सिस्टम में कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, उन सभी के बारे में हम सीख रहे थे। जिसमें हमें सीखना है अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम सीख चुके थे। आज हम आगे हम सीखेंगे कि हमारे पास कोई नंबर डेसिमल नंबर में आता है तो उसे हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस भी कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम उन्हीं क्वेश्चंस को सीखेंगे कि कैसे इनको फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है, यानी कि भिन्न के रूप में लिखा जाता है। चलिए भाई, तो हेडिंग डालेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, मैंने लिखा 12.05 के ऊपर बार को भिन्न के रूप में लिखिए। क्या लिखा? को भिन्न के रूप में लिखिए। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। चलिए भाई, आप में से जितने लोग भी इसको भिन्न में बदल सकते हैं वो बदल कर दिखाइए। 12.05 को भिन्न के रूप में लिखिए या प्रदर्शित कीजिए। आपको इसको भिन्न के रूप में लिखना है। चलिए हम आपको सबसे पहले ट्रिक की हेल्प से बताते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। चलिए, हमें जो नंबर दिया है 12 पॉइंट, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि डेसिमल के बाद यानी कि दशमलव के बाद के अंकों को हमेशा 1 बाय 1 यानी कि एक एक करके बोला जाता है। ये याद रखिए भाई, आप एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि डेसिमल के बाद हम किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को 1 बाय 1 ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसे कहें 12.5। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो ये गलत है। आपको बोलना है 12.05। इंग्लिश मीडियम में जैसे जो इंग्लिश में बोलेंगे वो कहेंगे 12.05। इस तरीके से हमें बोलना होता है। इस तरीके से हम इसे प्रोनाउंसिएट करेंगे यानी कि रीड करेंगे। चलिए भाई, समझते हैं इसे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, यानी कि भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो देखिए भाई, हमारे पास एक नंबर लिखा है 1205। आपको इस नंबर को ऐसे लिख देना। जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए भाई, नीचे क्या आएगा, जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने ही नाइन आएंगे। जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने ही नाइन आएंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1193 आएगा, अपॉन में 99 आया। यही हमारा क्या हो गया, भिन्न का रूप हो गया, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। समझ में आई कैसे क्या हुआ? चलिए, नहीं आया समझ में, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमने जो ट्रिक की है, हमने जो ट्रिक अप्लाई की है, आखिर इस ट्रिक में हमने क्या क्या किया इसके बारे में समझिए। तो ये आप यहाँ क्या लिखेंगे, कॉन्सेप्ट लिखेंगे। इस ट्रिक के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है इसको जानिएगा। पहले ट्रिक के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो नंबर दिया है, बार हटाकर पूरी संख्या लिखेंगे। वार हटाकर, वार को हटाएंगे, हटाकर पूरी संख्या लिखेंगे। पूरी संख्या लिखिए, आपको पूरी संख्या लिखनी है। समझ में आई बात? चलिए, आपने पूरी संख्या लिखी, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, बार के पहले जितने अंक लिखे हैं, मतलब जितनी संख्या लिखी है, बार के पहले जितनी संख्या लिखी है, जितनी संख्या लिखी है उसे घटाएंगे। क्या करेंगे? उसे हम घटाएंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या? जितने अंक के ऊपर, जितने अंकों के ऊपर बार है, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही हर में 9 आएंगे। हर यानी डिनोमिनेटर में, हर में उतने ही 9 आएंगे। ठीक है, चलो भाई, चौथा पॉइंट क्या है, यदि वार वाली संख्या के पहले, यदि वार वाली संख्या के पहले
यदि बार वाली संख्या के पहले कोई और अंक है तो हर में उतने ही जीरो आएंगे, तो हर में उतने ही जीरो यानी कि शून्य उतने ही शून्य आएंगे। चलिए भाई, ये सिंपल सी बात है। इस बात को याद रखेंगे, इन चार बातों को, और हम क्या कर पाएंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाए। देखो भाई क्या था कि जितने डिजिट के ऊपर बार था, जब आप इसको लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर जो दिया है उसे एज इट इज लिखेंगे। इस बार को अलग, बार को छोड़कर कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, 12, तो हमने 12 को कम किया। कितने डिजिट के ऊपर बार है, आपने कहा 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो हमने 2 9 लिख दिए, यहाँ पे 99 लिख दिया। अब आपने कहा सर आपने यहाँ लिखा है यदि बार वाली संख्या के पहले कोई और अंक है तो हर में उतने ही शून्य होंगे। आपने इसमें कोई शून्य नहीं लिखा। इस बात को समझिए, हम इस बात को तभी लिख पाएंगे जीरो जब डेसिमल के पहले ही कोई नंबर होगा। कहाँ होगा, डेसिमल से पहले। देखिए एक समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मैंने कहा 0.25 0.225 और मैंने यहाँ इस 25 के ऊपर क्या लगाया, बार लगाया है। अब हमें क्या करना है, इस संख्या को हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। 0.225 को भिन्न के रूप में लिखिए, दिस इज द क्वेश्चन। भिन्न के रूप में लिखिए, आपको इसको लिखना है। चलो भाई कैसे लिखेंगे ये समझिएगा। भिन्न के रूप में लिखिए। देखिए भाई हमारा सेम क्या है, पहला नंबर क्या है कि जो नंबर दिया आप उसे एज इट इज लिखें। तो ये हमारा नंबर क्या हो गया, 225 हो गया। सब्ट्रैक्ट करना, देखो बार के ऊपर इस तो नंबर, इसके ऊपर बार नहीं लगा तो हम इस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जितने नंबर के ऊपर अंक के ऊपर बार नहीं लगा उसे लिखेंगे। यहाँ देखिए कितने अंकों के ऊपर बार है, आपने कहा 2 अंकों के ऊपर बार है, तो यहाँ 99 आ जाएगा। अब इस दशमलव, ये देखिए डेसिमल लगा, इस दशमलव से पहले एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो ऐसे नंबर जो दशमलव के बाद लिखे हैं और उनके ऊपर कोई बार नहीं है तो उतने ही जीरो आएंगे। अगर यहाँ 2 अंक होते ऐसे जिनके ऊपर कोई बार नहीं था तो हम यहाँ डबल जीरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डबल जीरो लगाएंगे। चलिए इतनी सी बात समझ में, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली हमारे पास बचेगा 223 अपॉन में क्या बचेगा, 999 यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो भाई एक और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में जैसे मैंने लिखा 1.2567 के ऊपर बार। एक क्वेश्चन लिखा, आपको इसको भिन्न के रूप में बदलना है। चलो भाई कैसे बदलेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। इसको लिख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, को भिन्न के रूप में बदलिए, को भिन्न के रूप में बदलिए, भिन्न के रूप में बदलिए। चलिए ये हो गया। तो देखा हमने क्या देखा, हमने लिखा 12567 पूरा नंबर लिख लिया। अब देखिए सिर्फ 67 के ऊपर बार है, बाकी इन किसी नंबर में से किसी के ऊपर बार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माइनस के 125 लिखेंगे अपॉन में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर बार है, आपने कहा 2 के बार हुआ तो हमने 2 9 लिखी। अब देखो भाई यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, आपने कहा सर 2 डिजिट ऐसे जिनके ऊपर बार नहीं है। अगर बार नहीं है, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने ही क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इसके साथ लगाएंगे। चलो हो गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए भाई, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। चलो भाई यहाँ कर लेते हैं। 7 में से 5 को किया 2 आया, 6 में से 2 को किया 4 आया, 5 में से 1 को किया 4 आया, 2 का 2 1 का 1 अपॉन में कितना आ गया 9900। अब देखिए भाई ये दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 2 से सिंप्लीफाई हो रहे हैं, आपने कहा सर बिल्कुल हो रहे हैं, तो इनको कर दीजिए भाई। तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया, क्या किया हमने इसे 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स किया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 अपॉन में कितना आ गया 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और 0। अब बताइए भाई कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो बस इतना ही रहने दो। जी हाँ, इतना ही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, आंसर। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप फ्रैक्शंस को, डेसिमल नंबर को
भिन्न के रूप में यानी कि फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। अगर हम बात करें जैसे कि हमारे यूपी ट्रिपल एस पैट हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी का पैट का एग्जाम होता है, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं, हमारे यूपीएसआई के पेपर, यहाँ तक कि हमारा सीएचएसएसएल एमटीएस के एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस भरपूर आते हैं। तो कभी कभी जब क्वेश्चन एग्जामिनर को इजी क्वेश्चन बनाना होता है तब वो इस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में कि कहाँ कितने डेसिमल आएंगे, कितने 9 आएंगे, ये रहता है। समझ में आई बात? आशा करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। बताइए भाई, किसी को अगर कोई डाउट है तो बताइए। चलिए एक बार मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ आपके सामने, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 लेता हूँ। थोड़ा बताइए कि आप लोग इसे विद इन सेकेंड्स में कर सकते हैं या नहीं, क्या आपको इसको ऐसा सॉल्व करने की आवश्यकता है या नहीं, ये थोड़ा समझिए। आखिर हम पेपर में होंगे तो हम किस अप्रोच के साथ जाएं कि जिससे हम विद इन सेकेंड्स में यानी कि टाइम को मैनेज करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और हमें बिना ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितना लिखने में हम ज्यादा समय यूज करेंगे उतना ही हमारे लिए नुकसानदायक, टाइम कम होता जाएगा। चलिए भाई, मैंने एक बड़ा सिंपल सा नंबर लिखता हूं, मैंने लिखा 0.846 के ऊपर बार। आपसे पूछा है इसको भिन्न के रूप में बदलिए या इसको भिन्न के रूप में को भिन्न के रूप में लिखिए। बताइए भाई आप लोग, क्या इस क्वेश्चन का आंसर भिन्न के रूप में, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, के रूप में लिखिए। आप लोग बताइए क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकेंड्स में यानी कि 1 मिनट के अंदर दे सकते हैं या नहीं। जल्दी से बताइए। 0.846 के ऊपर बार को भिन्न के रूप में बदलिए। बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। जो भी हमारे भाई बंधु बहन जो भी इसका आंसर सबसे पहले देंगे, दैट मीन्स वो वास्तविकता में मैथमेटिक्स को सही से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो किस तरीके से हमारा आंसर आ रहा होगा। चलिए भाई देखिए, अब हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है, क्योंकि अभी हम आपको आंसर लिख के ही बता सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम आपको टिक कर रहे हैं। चलिए मैं आपको एक ऑप्शन दे देता हूं, मैं आपको 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज हियर दिस। चलिए भाई, आपके सामने मैंने 4 एग्जांपल लिखे हैं, आपको बताना है कि फाइनली क्या इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, आपको बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर है। 1 2 3 4 ऐसे करके आप आंसर बता सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका पूरा आंसर भी बता सकते हैं कि फाइनल क्या आंसर आ रहा है। चलिए भाई बताइए, तो देखते हैं। ये नंबर लिखा है हमारा। आप जितने लोगों को आंसर आ चुका है अच्छी बात, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए। जितने स्टूडेंट्स नहीं कर पाए वो थोड़ा यहाँ ध्यान से सुनिए कि आखिर हम विद इन सेकेंड्स में माइंड से इस क्वेश्चन को कैसे यूज कर सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन पेपर यूज किए हुए। हमने देखा हमारे पास एक नंबर लिखा है 846, यानी कि इसके ऊपर बार लगा है। जब हम इसको बार हटाएंगे तो हम इसे लिखेंगे 846, यानी कि 840 लिखेंगे। 840 में कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है? एक। किसके ऊपर? 8 के ऊपर। तो 840 में से 8 घटाओ तो कितने बचेंगे? 838 बचेंगे कि नहीं? आपने कहा सर बिल्कुल 838 बचेंगे। कितने डिजिट के ऊपर बार है? 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो नीचे कितने आएंगे? 99 आएंगे। उससे पहले डेसिमल के बाद एक डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है तो एक 0 आएगा। तो हमने देखा 9910 इसमें है, 9910 इसमें, बाकी ये वाला आंसर भी कैंसिल, ये वाला आंसर भी कैंसिल। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन किया हमने। 840 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 838 बच रहे। 838 यहाँ है, 840 नहीं, ये गलत है। ये हमारे क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? बस इतना करना था। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? आपके सामने एकदम करेक्ट आंसर आया। आपको इसी अप्रोच के साथ पेपर में भी करना है। चलिए भाई, आप लोग इसे पूरा नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। क्या हेडिंग होगी अब? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है
तो समझ लीजिए कि आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें अब आप कभी कर ही नहीं सकेंगे। जैसे अगर हम बात करें, अगर आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम्स में पढ़ा होगा तो वहाँ ये क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, बट हमारे क्वेश्चंस में ऐसा अपरिमेय संख्या से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। बट हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें थोड़ा नंबर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हम इस तरीके से डिवीजन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हमें डेसिमल में डिवीजन करना होगा तो हमें नंबर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इन नंबर्स के बारे में आप सभी को पढ़ाया जा रहा है। चलिए भाई समझते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, जो लिखाया जा रहा है उसको साथ लिखिएगा। लिखेंगे जब अंश को हर से भाग दिया जाता है। क्या लिखेंगे? जब अंश को हर से भाग दिया जाता है। जब अंश को हर से भाग दिया जाता है। जब अंश को हर से भाग दिया जाता है। भाग दिया जाता है और अंश लगातार हर से विभाजित होता रहता है। हर से विभाजित होता है एवं कोई भी अंक बार बार रिपीट नहीं होता है। कोई भी अंक बार बार ऐसे लिखा है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बार एक बार लिखो और 2 लगा दो, इसका मतलब भी बार बार ही होता है। एवं कोई भी अंक बार बार रिपीट नहीं होता है, तब वह संख्या या ऐसी संख्या, तब वह संख्या एक अपरिमेय संख्या, तब वह संख्या क्या होगी? तब वह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। चलो भाई जैसे समझते हैं, उदाहरण की हेल्प से, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मैंने कहा 22/7, आप सभी जानते हैं कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 यानी कि 22/7। अगर हम 7 का भाग 22 में देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सामने जो आंसर निकल के आता है 3.142 और भी इसके आगे हमारे नंबर्स चले जाते हैं। तो इसके आगे जितने भी नंबर्स आते हैं, कोई भी नंबर्स ऐसा नहीं है कि जो बार बार रिपीट होने लगता है। जैसे कि रिपीट होने का मतलब जैसे ऐसे 0.6 ऐसा नहीं आता, हर एक नंबर अलग आएगा। जैसे 0.6 आया, फिर 2 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आया, फिर 9 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 6 आ गया। ऐसे नंबर्स रिपीट होते हैं, रिपीटेशन नहीं होता है। इस तरीके के नंबर्स को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा कि हमारा √2 हुआ, √3 हुआ, क्या हुआ? जैसे पाई हमारा क्या एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें √2, क्या आप लोग जानते हैं √2 की वैल्यू क्या होती है? तो लिखिए √2 की वैल्यू होती है 1.414। इसके आगे जब आप डिवाइड करते जाएंगे तो इसमें ये लगातार कंटिन्यूसली डिवाइड होता चला जाता है। ये इसकी क्या है? वास्तविक वैल्यू है। √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.414 होती है। अब आपने कहा सर आप हमें यहाँ क्यों बता रहे हैं? आपने एक नाम सुना होगा ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको इनकी वैल्यू रखना आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, एक ऐसा चैप्टर है जहां इनकी वैल्यू को यूज किया जाता है। इसलिए आपको इनकी वैल्यू को जानना भी जरूरी है। चलिए भाई अगर हम बात करें √2 भी हमारी कैसी, √2 यानी कि अंडा रूट दो कैसी है? एक हमारी अपरिमेय संख्या है। अगर हम इसी तरीके से बात करें कि अंडा√3 क्या है, अंडा√3 भी एक अपरिमेय संख्या है जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732 होती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट 4th नंबर पर अंडा√5, अंडा√5 की जो वैल्यू होती है वो बताइए क्या होती है? 2.3 कुछ होती है।
2.23 के आगे कुछ होती है। ये वैल्यू आपको याद रखना बहुत जरूरी है, लगभग में इतना ही होता है, इसके आगे भी 3 के आगे कुछ होता है बट वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। √5 क्या होता है, 2.23 होता है, ये हमारे क्या है, इसकी वैल्यूज है। अब हमें देखिए ये जो भी नंबर्स लिखे गए हैं आपके सामने, सारे के सारे क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए भाई, इसके अलावा हमें इसमें कुछ नहीं पढ़ना था, हमें सिर्फ ये जानना था कि इस तरीके की भी संख्याएं होती हैं। इसके बाद आती हैं हमारे रियल नंबर आते हैं। क्या आते हैं, रियल नंबर। चलिए भाई, इनका जीवन में बहुत महत्व है। अगर हम बात करें कि अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स इनको हम हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो हमारे डेसिमल में हो या हमारे फ्रैक्शन में हो या हमारे निगेटिव नंबर्स में हो। तो क्या है, वो सारे के सारे हमारे क्या होती हैं, रियल नंबर होती है। जैसे कि अगर हम लिखें इसमें -3, 2/2/3, 5/7, -5/7 प्लस के 11, हमने लिखा 8.23, 8.432, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारी सारे की सारी वास्तविक संख्या है। अगर हम बात करें कि इन रियल नंबर्स को हमने क्यों पढ़ा है, रियल नंबर्स को पढ़ने के पीछे एक रीजन है। इसको रियल नंबर्स जो होते हैं इन्हें हमने आगे जाकर क्या किया, 2 भागों में डिवाइड किया, जिसे हम कहते हैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। क्या होते हैं, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स होते हैं। चलो भाई, आप में से जानते होंगे कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। इवन नंबर जिसे हम कहते हैं सम संख्याएं। क्या कहते हैं, सम संख्याएं। चलिए भाई, सम संख्याएं जानना क्यों जरूरी है। आपने एक नाम सुना होगा, एक चैप्टर होता है हमारा एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ में रियल नंबर्स का बहुत खेल होता है, यानी कि इवन ऑड नंबर का बहुत खेल होता है, इसलिए हमें इनको पढ़ना जरूरी है। जब हमें नंबर्स की नॉलेज होगी तभी तो हम एलसीएम एचसीएफ अच्छे से कर पाएंगे, वहां ट्रिक्स समझ पाएंगे। तो चलिए, हमें समझना है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं क्या लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से, जो 2 से पूर्णतः, जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। अब सम संख्याएं होती क्या है समझते हैं उदाहरण की हेल्प से। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा, एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, जितनी चाहो आप उतनी लिख सकते हैं। तो जो हमारे सम संख्याएं होती हैं यानी कि इवन नंबर्स होते हैं वो ये होते हैं। आपको यहाँ इसमें से ऐसा कोई भी नंबर दिख रहा है जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, यानी कि 2 से भाग नहीं जा रहा हो, सभी में 2 से भाग जा रहा है, तो इस तरीके की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। चलिए भाई, इसके बाद हमारा जो सेकंड टाइप आता है इसमें वो क्या आता है, वो होती है हमारी ऑड नंबर्स, जिन्हें हम कहते हैं विषम संख्याएं। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा एक्सपोनेंट, वहां पर भी इनका काम होता है ऑड इवन नंबर्स का, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विषम संख्या। क्या आप जानते हैं कि विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। चलिए भाई, विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं, क्या लिखेंगे, आखिर हम कैसे पहचानेंगे तो नोट डाउन करिएगा। ऐसी संख्याएं जो, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम 2 से विभाजित नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, उन्हें हम
क्या कहेंगे? उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। चलिए समझते हैं कि विषम संख्याएं आखिर होती कैसी हैं दिखने में। चलो भाई समझ लीजिएगा विषम संख्याएं। जैसे मैंने कहा एक, क्या एक दो से एक में जो है दो से विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा। तीन नहीं होगा। 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, आप जितनी चाहें उतनी नंबर्स लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो दो से विभाजित नहीं होते हैं, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? विषम संख्याएं कहेंगे। और ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। बताइए भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए भाई, अब इसके आगे हमारे एक चीज और आती है, वो आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या आते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हमारे लास्ट टाइप के नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है इनका नाम? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा नाम वैसा काम, संयुक्त संख्याएं। क्या कहते हैं इन्हें हम? संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं। आखिर ऐसी संख्याएं एक इस फॉर्म में होती हैं, तो इनका एक फॉर्म होता है। क्या होता है? फॉर्म। ये हमेशा जो होती है a+ib के फॉर्म में होती है। आई फिर आई फॉर आयोटा, ठीक है, यानी कि यहाँ लिखा होगा 3.4i, ऐसे लिखा होगा। अगर हम बात करें 5.7i, इस तरीके के नंबर लिखे होते हैं। 2+3i, इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स हमारे क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। चलिए भाई, अब इनपुट जो बात आज लिखी जा रही है, नोट लिखा जा रहा है, ये वास्तविकता में बहुत बहुमूल्य है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। पूछा जाता है कि कौन सी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी पूर्णांक वास्तविक संख्याएं होते हैं? क्या सभी वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? नहीं होती हैं। तो इसके बारे में आपको नॉलेज रखनी। मैं आपको एक सीक्वेंस लिखा रहा हूं। क्या लिखा रहा हूं? एक सीक्वेंस। और सीक्वेंस को देखिए, n4 होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? n4 नेचुरल नंबर। इसके बाद आते हैं हमारे w4 होता है होल नंबर। होल नंबर्स के बाद आते हैं इंटीजर्स, जिन्हें हम z लिखते हैं। कभी कभी इंटीजर्स को हम i से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? i से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स के बाद आते हैं रैशनल नंबर, जिसे हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर के बाद आते हैं इरेशनल नंबर, जिसे हम q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे सामने रियल नंबर, जिसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो नंबर आते हैं वो आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए भाई, एक बार इनके नाम लिख लेते हैं कि n4 क्या है? नेचुरल नंबर। n4 क्या है? नेचुरल नंबर। नंबर को मैं ऐसे लिख रहा हूं। w4 क्या है? होल नंबर। क्या है? होल नंबर। iz और i4 क्या है? इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स। q4 क्या है? रैशनल नंबर। q4 क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। और q डैश क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। r क्या है? रियल नंबर। r4 रियल नंबर और c4 कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरीके के सीक्वेंस होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपने पूछा नहीं सर, क्या आपने ये बताइए कि आपने ग्रेटर का साइन क्यों लगा के रखा है? बढ़िया बात है, इसी बात में सब कुछ है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, कभी कभी पूछा जाता है, इसीलिए हमें रिस्क नहीं लेने, हम सारी चीजें पढ़ते चलेंगे। क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी संख्याएं सबसे छोटी संख्याएं हैं, तो आप हमेशा कहेंगे कि जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं वो सबसे छोटी संख्याएं होती हैं। अगर हम बात करें सबसे छोटी संख्याएं क्या होती हैं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं
यानी कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं सबसे छोटी होती हैं। अगर सबसे बड़ी जो संख्याएं होती हैं वो कॉम्प्लेक्स संख्याएं यानी कि संयुक्त संख्याएं होती हैं। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है इसको समझिए। एन का मतलब है जितने भी होल नंबर हैं, होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो सभी संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्याएं कहा जा सकता है, पूर्ण संख्याएं कहा जा सकता है। लेकिन पूर्ण संख्याओं को आप प्राकृतिक संख्याएं नहीं कह सकते। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम बात करें कि जितनी भी होल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं उन सभी को आप इंटीजर्स कह सकते हैं, लेकिन सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन हमारा जो है जैसे कि रीजनिंग जो होता है ना उसमें पूछा जाता है तार्किक अभिव्यक्ति में, तो वहां पे इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हुए, होल नंबर हुए, इंटीजर्स हुए, वो सभी क्या हो सकते हैं, वो सभी रैशनल नंबर हो सकते हैं। लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, ना ही होल नंबर हो सकते, ना ही इंटीजर्स हो सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारे के सारे रैशनल नहीं हो सकते। तो ऐसा ही है, जितने भी रियल नंबर में, रियल नंबर्स में क्या क्या आ सकते हैं, नेचुरल नंबर से रह के अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर सारे के सारे रियल नंबर्स में आ सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स में इन सारे नंबर्स को आप लिख सकते हैं। तो ये इसका मीनिंग था। समझ में आई बात? यहां से क्वेश्चन कैसा बनेगा वो समझिए। आपसे पूछा जा सकता है कि एक हमारा स्टेटमेंट करके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं? आप कहेंगे बिल्कुल हो सकती हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो इस तरीके की क्वेश्चंस बनते हैं। आपको कहना है इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट सही है या स्टेटमेंट सेकंड सही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे रीजनिंग में बनते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। चलिए भाई समझ में आ गया, फटाफट से नोट डाउन करेंगे, फिर हम जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई, तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अब हमें सीखना है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स के बारे में हमें जानना है। किसके बारे में जानना है? प्राइम नंबर्स। चलिए भाई समझते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है ये, अभाज्य संख्याएं। इन अभाज्य संख्याओं को जानने से हमें बहुत सारी चीजें में मदद मिलती है, इसलिए हमें इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें कि गुणनखंड करने में यानी कि फैक्टराइजेशन में, फैक्टर जब हम करते हैं तो इनका हमें बड़ा रोल रहता है। एलसीएम एचसीएफ निकालने में, यहाँ तक कि हमें आंसर्स को मिलाने में, डिविजिबिलिटी रूल में, इन सभी के बारे में हमें बहुत कुछ मदद मिलती है, इसलिए हमें इनको जानना जरूरी है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं साथ में नोट डाउन करते चलिएगा। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएं लिखिएगा, ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड कौन कौन सी? अर्थात एक और स्वयं वह संख्या। क्या होते हैं? एक तो एक होता है अर्थात एक एवं स्वयं वह संख्या। देखिए भाई क्या हुआ, मैंने कहा ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, अर्थात यानी कि इसका मतलब दो गुणनखंड कौन कौन से? एक तो एक होना चाहिए और एक वही संख्या। तो इस तरीके की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए समझते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो आप लोग यहां लिखेंगे अभाज्य संख्याएं। क्या लिखिएगा? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं वो लिखिएगा। जैसे अगर हम बात करें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,
23 के बाद आता है 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, ठीक है भाई, 83, 80, 83 के बाद कितना आता है भाई 90, 83, 84, 85, 86, 87 नहीं होता है, 89, 89, 89 के बाद 91, 93 नहीं होता है, सीधा 97 आता है। देखिए भाई काउंट कर लेते हैं एक बार कितनी हो चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखिए भाई तो ये हमने देखा कि 1 से लेके 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसके बारे में हम यहाँ देख चुके हैं। तो यहाँ आप लोगों को समझ में आया होगा, एक कंक्लूजन निकला। क्या कंक्लूजन निकला कि हमारे इसमें किसके बीच में कितनी संख्याएं होती हैं। चलो भाई तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 से लेकर 100 के बीच में, 1 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं, 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं। मतलब हमने ये डिसाइड किया कि हमें ये कंक्लूजन निकला कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं। तो आपने कहा कि यहां से यहां तक काउंट करेंगे तो 25 हो रही, कितनी हो रही 25 हो रही। तो हम कह देंगे कि 1 से लेकर 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती, कितनी होती हैं 25 होती हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट 100 से लेकर 200 के बीच में, 100 से लेकर 200 के बीच अभाज्य संख्याएं, तो टोटल जो है 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट 200 से लेकर 300 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप कहेंगे सर 16 होती हैं। याद रखिएगा भाई 4th पॉइंट, अगर हम कहें कि 300 से लेकर 400 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इसके बीच में भी कितनी होती हैं 16 होती हैं। अगर हम बात करें कि 400 से लेकर 500 के बीच में, 400 से लेकर 500 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप कहेंगे सर 17। इन बातों को याद रखिए भाई कि किसके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहां से जो क्वेश्चन अभाज्य संख्या, ऐसा क्वेश्चन सेम यही पूछा जाता है 100 से 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी। आपसे ये भी पूछा सकता है कि 1 से लेके 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 1 से लेके 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हो सकती। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 50 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 150 से 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये हमें ओवरऑल मोटा मोटा याद रखना है कि इसके इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, उनके बीच में जो अभाज्य संख्या उनको कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि इतनी संख्या होती है, तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जैसे कि अगर हम बात करें एसएससी, सीजीएल हुआ, सीएचएस, एमटीएस, सीपीओ, इन सभी एग्जाम्स में पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो प्लीज इसलिए आप लोग इस चीज को जरूर याद करें। यहाँ आप लोग डाल लीजिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी था। चलिए भाई इसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज आती है। तो नेक्स्ट जो नंबर्स होते हैं उनके बारे में हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी क्या, भाज्य संख्याएं, यानी कि हम उन्हें क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं, इन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए भाई लिखेंगे ऐसी संख्याएं
ऐसी संख्याएं जिनके ऐसी संख्याएं जिनके जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। कम से कम 3 गुणनखंड कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहते हैं। चलिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं समझ लीजिए एग्जाम्पल में। जैसे मैंने कहा तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 है, 6 है, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 28 के बाद 30, 31 नहीं होता है भाई, 32, 33, 34, 35 और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है भाई? अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए भाई अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इन्हीं अभाज्य संख्याओं से लेकर और भाज्य संख्याओं से। तो हम इनसे जो संबंधित रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं तो उनके बारे में हमें लिखना है। तो चलिए भाई नोट करेंगे आप लोग यहाँ साथ में। वेरी वेरी मोस्ट पहला क्वेश्चन है, क्या है? आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो लिखेंगे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो एकमात्र सम संख्या और एकमात्र अभाज्य संख्या है। सम संख्याओं में एकमात्र ऐसी संख्या जो सम संख्या अभाज्य संख्या, बाकी तो जितनी भी अभाज्य संख्या है सारी की सारी विषम संख्या है। लेकिन सम संख्या में सिर्फ 2 है जो अभाज्य संख्या है। इसके अलावा जितनी भी सम संख्या है क्या है? 2 को छोड़कर बाकी सभी सम संख्याएं क्या होती हैं? हमारी भाज्य संख्या। तो इसके आगे एक नीचे पॉइंट लिखेंगे, 2 को छोड़कर क्या लिखेंगे? 2 को छोड़कर बाकी सभी सम संख्याएं, 2 को छोड़कर बाकी सभी सम संख्याएं, बाकी सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याएं होती हैं। समझ में आई बात? चलिए तो हमने लिख लिया 2 से सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। अगर आपसे कहा जाए सबसे छोटी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। चलो भाई देखिए यहाँ पे नंबर्स में देखो 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सभी की विषम है, लेकिन सबसे छोटी विषम तो 3 एकमात्र ऐसी विषम संख्या है जो सबसे छोटी है। इससे छोटी कोई विषम संख्या नहीं है। तो 3 जो है ये हमारी क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बताओ भाई इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो भाई अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्या है? लगातार क्या है? तीन क्रमागत विषम संख्या क्या है? लिखिए 3 क्रमागत विषम संख्या है। 3 क्रमागत
विषम संख्या, सबसे छोटी 3 क्रमागत विषम संख्याएं, सबसे 3 क्रमागत विषम संख्या। देखो भाई हमारे पास कई सारी क्रमागत विषम संख्याएं, जैसे अगर हम बात करें सबसे छोटी होती है 3, 5, 7, 11, 3, 13, तो हमारे सारे नंबर आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी 3 क्रमागत विषम सम संख्याएं, तो आपको लिखना है विषम अभाज्य संख्याएं। क्या लिखेंगे? विषम अभाज्य संख्याएं, 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा 3, 5, 7 हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी यानी 2 अंकों की 2 अंकों की सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या क्या है? तो आपने कहा सर 97। देखो भाई 2 अंकों की, तो भाई 97 के बाद जो विषम संख्या आएगी, जैसे हमने कहा 101 है, तो 101 में तो 3 अंक हो गए, 3 अंक हो गए, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि 2 अंकों की, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या जो होती है वो क्या होती है? 97 होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको इनके लिए भी तैयार रहना है। अब इसमें एक बात और लिखनी है भाई, क्या है ये, क्या है? तो 5th पॉइंट करके लिखेंगे, एक लिखेंगे एक ना ही अभाज्य संख्या है, एक ना ही अभाज्य संख्या है, एक ना ही अभाज्य संख्या और ना ही एक ना ही अभाज्य संख्या है, और ना ही भाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या है। ना तो ये भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, एक कुछ नहीं है, न्यूट्रल है भाई साहब, है जैसे 0 न्यूट्रल था, इसमें क्या है? एक न्यूट्रल है। इंटीजर्स में 0 न्यूट्रल रहता है, इसमें भाज्य भाज्य संख्याओं में हमारा एक जो है न्यूट्रल रहता है। चलिए भाई अगर हम बात करें कि देखो यहां से समझने वाली बात है, ये भी बात पूछी जाती है कि ऐसी संख्याएं जिनके मात्र 3 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके 3 गुणनखंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। आपको मैंने डेफिनेशन लिखा रखी है, तो मुझे इस पॉइंट को लिखाने की जरूरत नहीं है। 2 को छोड़कर बाकी सभी जो सम संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए भाई आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे सीखने जा रहे हैं कि हमारे जो ट्विन प्राइम्स होते हैं, प्राइम ट्रिपलेट्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, अब हमें सीखना है कि ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। क्या लिखेंगे? नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स यानी कि हमारी अभाज्य युग्म हम जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? जिन्हें हम कहते हैं अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म क्या होते हैं इसके बारे में हमें जानना है, तो चलिए सीखिए। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं साथ में नोट करेंगे, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर, जिनके बीच का अंतर, जिनके बीच का अंतर 2 होता है, जिनके बीच का अंतर 2 यानी कि 2 होता है, 2 होता है, उन्हें अभाज्य युग्म कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें अभाज्य युग्म कहते हैं। चलो भाई समझते हैं उदाहरण की हेल्प से, एग्जाम्पल की हेल्प से कि कैसे अभाज्य युग्म होते हैं। तो जैसे हमने कहा 3,5, इन दोनों को जब हम डिफरेंस लिखेंगे यानी कि 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है कि नहीं? तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक ट्विन प्राइम्स हो गया यानी कि अभाज्य युग्म हो गया। जैसे हमने लिखा 5, 7, इसमें भी है 11, 13, इसमें भी क्या है? 2 का डिफरेंस है। जैसे हमने लिखा नेक्स्ट 17, 19, इसमें भी 2 का एक डिफरेंस है।
जैसे हमने लिखा 41 43, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। जैसे हमने लिखा 71 73, इनमें भी 2 का डिफरेंस है। तो ऐसी संख्याएं ऐसी दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच में क्या होता है, दो का डिफरेंस होता है, उन्हें हम ट्विन प्राइम्स यानी कि अभाज्य युग्म कहते हैं। समझ में आई बात? ये सारे आपके सामने क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो चुके हैं। चलिए भाई, इनके बाद हमारे जो नेक्स्ट नंबर आते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, प्राइम ट्रिपलेट्स के बारे में बात कर लें तो फिर हम कंपोज को प्राइम नंबर्स पे आएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट्स। प्राइम ट्रिपलेट्स जो होते हैं इनका एक फॉर्मूला होता है। क्या होते हैं? इस फॉर्म में होते हैं P+4 P+6, एक फॉर्मूला ये होता है, या आपको कुछ जगहों पर देखने को मिलेगा P+2 या P+6। इनकी हेल्प से यही फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, प्राइम ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। आपको एक प्राइम नंबर दिया जाएगा और आपसे इससे पूछा जाएगा कि आप इसकी और प्राइम ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, तो हम इसकी हेल्प से प्राइम ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। चलिए भाई, हमें आखिर प्राइम ट्रिपलेट्स होते क्या है इसके बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे ऐसी तीन लगातार अभाज्य संख्याएं, ऐसी तीन लगातार अभाज्य संख्या, ऐसी तीन क्रमागत अभाज्य संख्या, क्रमागत लिखिए, लगातार थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ऐसी तीन क्रमागत अभाज्य संख्याएं, ऐसी तीन क्रमागत अभाज्य संख्याएं क्या है भाई? तीन अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? ऐसी तीन अभाज्य संख्याओं का समूह, ऐसी तीन क्रमागत अभाज्य संख्याओं का समूह, ऐसी तीन क्रमागत अभाज्य संख्याओं का समूह, अभाज्य संख्याओं का समूह। तीन जो प्राइम नंबर्स होते हैं क्या है? तीन क्रमागत अभाज्य संख्याओं का समूह। तीन क्रमागत अभाज्य संख्याओं का समूह हमारा क्या कहलाता है? प्राइम ट्रिपलेट्स यानी कि ट्रिपलेट्स कहलाता है। जैसे हमने कहा 3 5 7 क्या हो गया? प्राइम ट्रिपलेट हो गया। जैसे हमने कहा 5 7 11 हो गया, ये प्राइम ट्रिपलेट हो गया। 7 11 13 हो गया, ये क्या हो गया? प्राइम ट्रिपलेट हो गया। प्राइम नंबर्स के ट्रिपलेट, तीन नंबर्स का सेट होता है, उसे हम ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे हमने लिखा 11 13 19, तो ऐसे ही हमारे क्या है, ट्रिपलेट्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम ट्रिपलेट्स कहते हैं। बस उसमें सारे के सारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं, उनसे जो बनने वाले ट्रिपलेट्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम ट्रिपलेट्स कहते हैं, और इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाला जा सकता है। चलिए भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर्स की। तो जो नेक्स्ट हमारे होते हैं उन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये? क्या आप जानते हैं इनके बारे में? जानते हैं तो थोड़ा बताइए हमें भी, कि हमें भी तो पता चले कि आप लोग क्या क्या जानते हैं। को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं होती हैं भाई, ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स, ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स होते हैं भाई। ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनके बीच एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता है। एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता है, नहीं होता है। ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनके बीच एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता है, उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें सह अभाज्य
संख्याएं कहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलो समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मैंने लिखा 3,4, इन 3 और 4 में 2 नंबर हो गए। 3 और 4 के बीच में एक के अलावा कोई और गुणनखंड है? 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के हमें जो कॉमन फैक्टर बनना है वो 1 बनना है। एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, कोई भी गुणनखंड नहीं। दैट्स वाई वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि जो जो नंबर दिए गए हैं 3, 4 एक दूसरे के क्या है, कोप्राइम नंबर से, यानी कि सहभाज्य संख्या है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं हमारे, इवन प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, आपको इससे कोई टेंशन नहीं लेना है। 5, 7 आया, इनमें कोई कॉमन नहीं है। जैसे हमने यहाँ लिखा 7 और 12, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, सहभाज्य संख्या। 1 के अलावा इसका कोई गुणनखंड ही नहीं है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, सहभाज्य संख्या। जैसे हमने यहाँ लिखा 12 और 19 के बीच में कोई भी, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बनना है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सहभाज्य संख्या। ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण कर सकते हैं। बताइए भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं है तो यहाँ पे हमारे सारे नंबर्स खत्म होते हैं। यहाँ नंबर्स की नॉलेज हमारे लिए पूरी मैथमेटिक्स में हमें काम आएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल। देखिए भाई, डिविजिबिलिटी रूल मैं पढ़ाऊंगा आपको जरूर, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट करके पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने डिविजिबिलिटी रूल ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो आप लोग जो है हमारे डिविजिबिलिटी रूल की क्लासेस जो है वैदिक मैथमेटिक्स में डली हुई हैं, तो आप लोग क्या करेंगे कि हमारा जो वैदिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है आप उस पर विजिट करिए। वहां जाएंगे, आपको वहां डिविजिबिलिटी रूल की बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास को आपको एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे डिविजिबिलिटी रूल है, कैसे हम पहचानेंगे, क्या एग्जाम्पल्स, सारी प्रैक्टिस वहां पे कराई गई। उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोग एक बार जरूर वहां जाइए, उस प्लेलिस्ट पर विजिट करें और डिविजिबिलिटी रूल की क्लासेस जरूर देखिए, जिससे कि आपको मैं यहाँ जो कल पढ़ाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल वो आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी जुड़कर अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन को अच्छा कर सकें। चलिए भाई, ये मेरा वादा है कि आपको सारी चीजें A to Z पढ़ाई जाएंगी, ट्रिक्स कैसे है सारी चीजें बताई जाएंगी, क्योंकि आपको टाइम मैनेज करना भी बहुत जरूरी है, इसलिए हमें ट्रिक्स सीखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद ही ट्रिक बताएंगे। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।